Hello everyone, welcome back to Cyber Hub and I hope you all are doing great. So this video I'm uploading on 9th of January and अभी सुबह के 10 बज रहे हैं and अभी मैं एक्चुअली रिवीजन कराने वाली हूँ कल के एग्जाम के लिए which is UGC नेट का एग्जाम. So first of all the best. So मैं important topics cover करने वाली हूँ. Today I will be uploading 2 या 3 videos, most probably दो ही करूँगी. But yeah, I mean this is the first part of the video. It's basically revision video है ये. इसमें मैं वो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जिससे यूजुअली क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर में एंड विच आर बेसिकली लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. तो वीडियो विल बी अ बिट लॉन्गर क्योंकि इसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं काफी सारे, ऑल्दो हम शॉर्ट में कवर करेंगे, सिर्फ वो पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल इट माइट टेक टाइम. सो यस, दिस इज लाइक अ रिविजन वीडियो फॉर यू ऑल. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो हम अटेंशन, एक पार्ट है हमारे यूजीसी नेट का, तो अटेंशन से स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह अभी नहीं बताने वाली हूँ. मैं मेन थ्योरीज पे फोकस करने वाली हूँ, तो ये सब मैं नहीं बताने वाली. ओके. नॉट डिटर्मिनेंट्स भी आई थिंक, आई मीन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर सकते हो. तो मैं स्टार्ट करूंगी सिलेक्टिव अटेंशन से. ठीक है कि सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है. तो ये बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेस होती है सिलेक्टिवली कंसंट्रेट करने की, एक या एक से ज्यादा एस्पेक्ट पे इन्वायरमेंट के, और कुछ चीजों को इग्नोर करके कुछ पे फोकस करके. जैसे आप क्लास में बैठे हो, बाहर से स्टूडेंट्स के प्लेग्राउंड में नॉइज आ रही है, या फिर कार हॉकिंग की आवाज आ रही है, या फिर बर्ड्स चर्पिंग की आवाज आ रही है, और टीचर क्लास में बोल रही है और आपकी क्लासमेट्स कुछ बातें कर रहे हैं, बट आपको वही सुनना है कि टीचर क्या बोल रहे हैं. ठीक है. और अगर ज्यादा ही क्यूरियोसिटी हो रही है कि दोस्त क्या बात कर रहे हैं, तो यू माइट फोकस ऑन दैट एज वेल. तो दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन. ठीक है. तो व्हाट इज इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस. इसका मतलब है कि फेलिंग टू सी समथिंग बिकॉज आवर अटेंशन इज एल्सवेयर. ठीक है कि हम क्लास में टीचर को देख रहे हैं, तो हमने ये नोटिस नहीं किया कि हमारा जो सीट पार्टनर है वो क्या कर रहा है. ठीक है. चेंज ब्लाइंडनेस क्या होती है. फेलिंग टू नोटिस चेंजेस इन द एनवायरमेंट. ठीक है कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हुए, कौन गया कौन आया, या कोई चीज रिमूव हो गई. ठीक है. तो ये दो टर्म्स है विच यू कैन रिमेम्बर. देन देयर आर थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन. तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि डाइकोटिक लिसनिंग क्या होती है. कॉलिन चेरीज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन डाइकोटिक लिसनिंग विच वाज कंडक्टेड इन 1953. ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे ह्यूमंस प्रोसेस करते हैं ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को, पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशंस में वेयर दे आर प्रेजेंटेड विद कंपीटिंग ऑडिटरी स्टिमुलाई. ठीक है. तो इसमें टास्क क्या था, डाइकोटिक लिसनिंग टास्क क्या था कि कुछ लाइक हेडफोन दिया गया. ठीक है. एक ईयर में क्या हो रहा है कि क्या नॉइज आ रही है, हॉर्सेस के गैलोप करने की, और एक में क्या आ रहा है, प्रेसिडेंट लिंकन की स्पीच. ठीक है. तो अब उसको अटेंड करना है, एक को इग्नोर करना है, तो स्पीच आउटपुट क्या होगा. ठीक है. तो ये था डायकॉटिक लिसनिंग टास्क. ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्राइमरी गोल ये थी कि हाउ पीपल प्रोसेस एंड सिलेक्टिवली अटेंड टू ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, जबकि साथ में और भी इंफॉर्मेशन और भी स्टिमुलाई है. ठीक है. तो filtering out unattended information, then there is shadowing. Participants were able to shadow the attended message, which means they could repeat back the words and phrases they heard in the attended ear almost immediately after hearing them. This suggested that attention involved both early processing and higher level processing. Okay, then what is cocktail party effect? Cherry's work laid the foundation for understanding cocktail party effect, where individuals can attend to single conversation in a noisy, crowded environment. This phenomena became a central topic in the study of attention and perception. फिर एक और हुआ था, ब्रॉडबैंड का बॉटल नेक मॉडल आया था. इसमें क्या होता है, ये डोनाल्ड ब्रॉडबैंड ने दिया था. ये डेवलप किया गया था एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ह्यूमन माइंड फिल्टर करता है, सिलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट से, जब
बहुत सारे सोर्सेस प्रेजेंट हो। ये यूजुअली फिल्टर मॉडल यूज करता है, जिसको हम बॉटल नेक मॉडल भी बोलते हैं। ये सजेस्ट करता है कि सिलेक्टिव अटेंशन जो होता है वो एक फिल्टर की तरह एक्ट करता है, जो कि प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन के टाइम पे ही ऑपरेट करती है, बिफोर द इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। सो मतलब इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देते हैं। देन ये है ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल, ठीक है। कि दो इनपुट है, ए और बी। ए है अटेंडेड मैसेज और बी है अनअटेंडेड मैसेज। फिर सेंसरी रजिस्टर मतलब सेंसरी मेमोरी में गई, ठीक है, तो वहां पे हमने सिलेक्टिव फिल्टर लगा दिया, हमें ए को ही अटेंड करना है। ठीक है, तो अनअटेंडेड मैसेज जो था वो ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो आगे गया सिर्फ ए। तो यहाँ पे ये बॉटल नेक वाला हो गया था, तो सिर्फ ए की जो है वो हायर लेवल प्रोसेसिंग होगी और फिर वो वर्किंग मेमोरी में जाएगा और वर्किंग मेमोरी से एलटीएम में जाएगा। ठीक है। देन ये सब तो, हाँ, दूसरा मॉडल क्या है, एनी ट्रसमेंस एटीन्यूएशन मॉडल ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। ये 1960s या 70s में डेवलप हुआ था। एंड ये जो मॉडल है, दिस एड्रेस द आइडिया दैट नॉट ऑल अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। मतलब ये नहीं बोल रहा कि अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन को हमने कम्प्लीटली ही ब्लॉक कर दिया। ये कह रहे हैं कि कुछ पार्ट अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन का प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है। तो फिशमैन का क्या कहना था, ये बेसिकली अनकॉन्शियस वाला पार्ट आ गया था इसमें, कि मतलब हमने सुना तो है, भले ही अटेंशन नहीं दिया, बट हमने सुना था, तो अनकॉन्शियसली इट इज समवेयर देयर। ठीक है। ओके। देन फिशमैन्स अटेंशन मॉडल यही है, सेंसरी स्टोर एटीन्यूएटर, देन डिक्शनरी यूनिट, देन वर्किंग मेमोरी। यहाँ पे ये देखो, ये जो आरो है जिस पे लिखा है इंफॉर्मेशन स्टिल पासिस थ्रू बट वीकली, वीकली पास हो रही है वो इंफॉर्मेशन। फिर ड्यूश एंड ड्यूश का लेट सिलेक्शन थ्योरी, इसमें क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड कंप्लीटली अनएटीन्यूएटेड। ठीक है। तो मतलब ये क्या कह रहा है, इनपुट गया, पहले सेंसरी रजिस्टर में गया, फिर परसेप्चुअल प्रोसेसेस हुए, फिर उसके बाद सिलेक्टिव फिल्टर लगा, और सिलेक्टिव फिल्टर के बाद इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई और फिर रिस्पॉन्स दिया गया। ठीक है। तो इसमें क्या था, इट एक्सप्लेन दैट ऑल इंफॉर्मेशन बोथ अटेंडेड एंड अनअटेंडेड अंडरगो एनालिसिस फॉर मीनिंग। तो मीनिंग के लिए तो सब लोग एनालिसिस अंडरगो करते ही करते हैं, जब जो भी इंफॉर्मेशन है। आफ्टर सच एनालिसिस सिलेक्शन ऑफ अ सेंसरी इनपुट टेक प्लेस। One factor that has major effect on selecting the input is relevance of information during the time of processing. ठीक है, तो कौन कौन से ड्यूस, ड्यूस में क्या हो गया कि सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन थोड़ा तो अंडरगो कर ही रही है मीनिंग के लिए, बट देन इट्स लाइक कि हम सिलेक्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर सेंसरी इनपुट। ठीक है, उसके बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। ठीक, ट्रिसमैन का मॉडल में अनकॉन्शियस वाला पार्ट आ गया था कि वो जाता है बट वीकली पास होती है अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ब्रॉडबैंड में, ब्रॉडबैंड ने ये वो दिया था, फिल्टर मॉडल दिया था। ठीक है, इन्होंने तो ये बोला था कि कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बट सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था, मतलब दैट्स नॉट लाइक मॉडल बट डाइकोटिक लिसनिंग टास्क वाला चीज हुआ था, फिर ब्रॉडबैंड मॉडल आया था। ठीक है। तो ये अटेंशन के बारे में है। तो ये हो गया डन, ये वाला रिवीजन हो गया हमारा खत्म। देन लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो व्हाट इज मेमोरी, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। ये याद रखना कि एबिंगहॉस ने स्टार्ट किया था मेमोरी पे रिसर्च। ठीक है, उन्होंने ही नॉनसेंस लेबल्स दिए थे, ये भी याद रखना, पूछा गया है। देन मेमोरी को सेंसरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में किसने डिवाइड किया था, एटकिंसन और शिफ्रिन ने। और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के बेसिस पे किसने किया था, क्रैक और लॉकहार्ट ने। स्टेजेस क्या होती है मेमोरी की, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। देन लेट्स कम ऑन टू, ओके, आइकॉनिक मेमोरी कितनी देर लास्ट करती है, 1 सेकेंड, और इकोइक 4 सेकेंड। देन वी हैव
ओके या सो बैडले ने क्या बोला था कि वर्किंग मेमोरी के तीन पार्ट्स होते हैं, आर्टिकुलेटरी लूप, विजुअल स्पेशल स्केच पैड और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकुलेटरी लूप में वर्बल इंफॉर्मेशन होती है, विजुअल स्पेशल में विजुअल, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बेसिकली इट हेल्प्स अस इन मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन 20 से 30 सेकंड के लिए होती है, और मेंटेनेंस रिहर्सल यूज किया जाता है, और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए लैबोरेटरी रिहर्सल यूज की जाती है। देन ये करेक्टरिस्टिक्स, हाँ, रिट्रीवल क्यूज का कंसेप्ट एलटीएम में आया। तो रिट्रीवल क्यूज बेसिकली प्रॉम्प्ट पीपल टू रिमेंबर बाय स्पेसिफाइंग द गोल ऑफ मेमोरी सर्च एंड बाय डायरेक्टिंग देयर जनरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, देन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी, वेट वेट ये पढ़ लेते हैं मेन। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी दो टाइप की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के दो पार्ट होते हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक में हमारे पर्सनल इवेंट्स मेंशन होते हैं, इवेंट्स एक्सपीरियंसेस। सिमेंटिक इज बेसिकली जनरल नॉलेज। इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या होता है, प्रोसीजरल मेमोरी होती है, लाइक हाउ टू डू थिंग्स, कि लिखना सीखना या फिर रीड करना सीखना, कुछ कार चलाना सीखना, ऑल दीज थिंग्स इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसको हम प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं। एक पार्ट होता है प्राइमिंग। प्राइमिंग बेसिकली इट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन हमने याद किया है वो कैसे इंटरफेयर करती है नई इंफॉर्मेशन जो हम लर्न करते हैं उसमें। ठीक है, देन इमोशनल कंडीशनिंग, मतलब हम क्लासिकली या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग से लाइक हम यूज टू हो जाते हैं कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेज को लेके, हमें पता होता है कि हमें ऐसे ही रिएक्ट करना है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, देन आ गया लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। तो शैलो प्रोसेसिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चरल एनकोडिंग होती है, जिसमें हम बस फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं स्टिमुलस का, जैसे कि वर्ड कैसे लिखा है, स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में। इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग में क्या होता है, फोनेमिक एनकोडिंग होती है, कि क्या जो वर्ड है वो राइम कर रहा है वेट के साथ। और डीप प्रोसेसिंग में सिमेंटिक एनकोडिंग होती है, जिसका मतलब है कि हम बेसिकली एम्फेसाइज कर रहे हैं मीनिंग ऑफ वर्बल इनपुट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मॉडल्स ऑफ मेमोरी। देन मूविंग ऑन टू फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग की थ्योरीज पूछी जा सकती हैं। तो फॉरगेटिंग का मतलब तो आपको पता ही है, दैट इज, वो मैं उस पर फोकस नहीं कर रही। फॉरगेटिंग कर्व एक बार देख लो। ठीक है, you can see that over half of what is learned is forgotten in the first hour itself. Most of what we forget, about 65%, is lost in the first 8 hours. ठीक है, तो स्टार्ट में बहुत जल्दी जल्दी हम भूलते हैं, इसलिए हमें रिविजन जल्दी जल्दी करना चाहिए। मतलब स्टार्ट में जो रिवीजन का टाइम पीरियड होना चाहिए वो कम होना चाहिए। डिके थ्योरी क्या होती है? डिके इज अ मेजर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। दीज थ्योरिस्ट अज्यूम दैट लैप्स ऑफ टाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरगेटिंग। ठीक है, इनके व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, जो मेमोरी ट्रेस है, जो मेमोरी है वो ट्रेस, सॉरी, द मेमोरी ट्रेस डिटोरिएट्स अनलेस इट इज यूज्ड। मतलब जो मेमोरी है वो डिटोरिएट हो जाएगी, मतलब डैमेज हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिक्रीज होने लगेगी इंटेंसिटी में, अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे, पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। डिके थ्योरी क्या बोलती है कि जो फिजिकल मेमोरी ट्रेस होता है वो ग्रेजुअली फेड होने लगता है जैसे जैसे टाइम बीतता है, like a message drawn in sand and the beach. A physical memory first fades and then disappears altogether. Forgetting in sensory memory is largely due to decay. The icon disappears within a second and the echoic memory lasts about 4 seconds. ठीक है, then encoding failure क्या होता है? Sometimes memory loss happens before the actual memory process begins, which is encoding failure. We cannot remember something if we never stored it in our memory in the first place. This would be like trying to find a book on your e-reader that you never actually purchased or downloaded. ठीक है, then Satch's seven sins of memory क्या है ये? बेसिकली ये फॉरगेटिंग, डिस्टॉर्शन और इंट्रूजन के टाइप है। ठीक है, ट्रांजिएंस क्या होता है, सिन सात क्या है, सात सिन क्या है? एक है ट्रांजिएंस, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेमोरी डिक्रीजेस ओवर टाइम।
जैसे कि forget events that occurred long ago. Then absent-mindedness, forgetting caused by lapses in attention. Forget where your phone is, क्योंकि हमारा attention नहीं था, हम कुछ और करने लगे और हमने नहीं देखा कि हमने फोन के साथ क्या किया या फोन कहाँ रखा. Then blocking, it is also a type of forgetting. Accessibility of information is temporarily blocked, like tip of the tongue. ठीक है. Then forgetting वाला ही पढ़ते हैं फिलहाल. Then five impediments to remembering. क्या क्या होते हैं? Encoding failure, then decay, then inadequate retrieval cues. We lack sufficient reminders. ठीक है. Interference. Other memories get in the way. Trying not to remember, we deliberately attempt to keep things out of mind. Interference theory में क्या होता है? People forget information because one memory prevents another from being recovered. Forgetting in STM as well as LTM occurs mainly due to interference, proactive as well as retroactive. इसको हम प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन भी बोलते हैं. Proactive interference versus retroactive interference. Old learning can interfere with the memory of new learning. अगर जो old learning है वो इंटरफेयर कर रही है नई लर्निंग के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हुआ कि जैसे कि एक नया फोन नंबर याद करना. लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेम्बर अ न्यू फोन नंबर बट यू ऑलरेडी नो द ओल्ड नंबर, इट कैन बी डिफिकल्ट टू रिकॉल द न्यू वन. जैसे नया एड्रेस लिखना. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुराना याद है हमें और हमने इतने सालों से उसको कॉन्टिन्यूसली याद किया है. ठीक है. तो अब नया इंफॉर्मेशन याद करने में हमें दिक्कत हो रही है. तो प्रोएक्टिव लर्निंग करने में दिक्कत हो रही है. और अगर हम बात करें रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसमें क्या होता है? नई लर्निंग इंटरफेयर करती है मेमोरी ऑफ ओल्ड लर्निंग के साथ. लाइक it's easier to remember a new password than an old one because brain prioritizes new information. Or like, you know, um, like when we switch from driving a manual car to an automatic, it can be harder to go back to driving a manual car, right? So ये हो गया retroactive interference. Then proactive inhibition occurs when information is forgotten because of interference from material that was presented before the learning of the learning task. Uh, Retroactive inhibition occurs when information is forgotten as a result of interference from material that was presented after the learning task. ठीक है. तो ये बस इसको एक्सप्लेन किया गया है. देयर इज नथिंग टू गो इन डिटेल अबाउट दिस. ठीक है. तो दिस इज अबाउट फॉरगेटिंग. सो लेट्स मूव ऑन. फॉरगेटिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया. क्रिएटिविटी पे मूव ऑन करते हैं. क्रिएटिविटी की स्टेजेस बहुत बार पूछी गई है, उनका सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है. तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि इसकी रिसर्च किससे बिगिन हुई थी? ग्राहम वॉलेस से. ग्राहम वॉलेस से, हु सजेस्टेड दैट क्रिएटिव थिंकिंग फॉलोज फोर सक्सेसिव स्टेप्स. कौन कौन से? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन. ठीक है. क्या हो गया? PIIV. ठीक है. तो जस्ट लाइक रिमेम्बर कि क्या सबसे पहले प्रिपेयर किया, फिर इंक्यूबेशन हुआ, फिर इल्यूमिनेशन, फिर वेरिफिकेशन. द सब्जेक्ट बिगिंस टू गैदर इंफॉर्मेशन. स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करता है प्रॉब्लम से रिगार्डिंग विच इज टू बी सॉल्व एंड अटेम्प्ट सम सॉल्यूशंस. इस स्टेज को हम ट्रायल और एरर भी बोलते हैं. Therefore, subject is advised to learn as much as possible about problem area. प्रिपरेशन में थिंकर जो होता है वो रिकॉल करता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इन्वेस्टिगेट करता है हर एक डायरेक्शन में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हो पाए अबाउट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफाइनिंग द फोकस क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट इज टू लिस्ट ऑल concepts associated with the focus question.
Since the goal from this procedure is to generate largest possible list, the thinker should not worry about redundancy, relative importance, or relationships at this point. Then stage of incubation. In the second stage, solution exists but is not clear. Like subject must not intentionally work on the problem. Instead, it is allowed to sink into the unconscious. In this stage, the solution exists but is not clear. Therefore, thinker must not intentionally work on the problem. Instead, he or she should be allowed to sink into the unconscious, and thinker is advised to relax and reflect on his or her focus question, which might lead him or her to modification of the focus question. Like suppose आप brainstorm कर रहे हो information gather की and somehow like एक plan बन गया दिमाग में, बट अभी श्योर नहीं है बिकॉज यू आर स्टिल थिंकिंग क्या ये काम करेगा या नहीं, इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे. तो दैट इज द स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन. तो स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो उसको सडनली एक इंसाइट आती है, वो होता है एक यूरेका मूवमेंट जो होता है. ठीक है, दूसरे वर्ड्स में सब्जेक्ट जो होता है वो अटेम्प्ट करता है रीफॉर्मुलेट करने का अपने आइडियाज को, या फिर फॉर्मुलेट करता है नए आइडियाज को. सब्जेक्ट इज मोर एक्टिव एंड मोर कॉन्शियस वर्क इज नीडेड इन दिस स्टेज. In the stage of illumination, the thinker experiences insight into the problem when a new solution, idea, or relationship emerges. Thus, he or she attempts to reformulate his or her ideas or to formulate new ones. और फाइनली स्टेज आती है वेरिफिकेशन की. Finally, the subject tries and checks the solution. In this stage, some modification may also occur to ideas used in the previous stage. In the stage of verification, the thinker tests, tries, and checks the solution he or she created. ठीक है, मॉडिफिकेशन भी किए जा सकते हैं इस स्टेज में. एंड रिव्यू भी करना पड़ सकता है. जो भी नॉलेज गेन हुई या नई इंसाइट मिली. ठीक है. कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज इक्वल टू इंटेलिजेंस दैट इज मेजर्ड बाय आईक्यू. ये कंसेप्ट दिया था जेपी गिल्डफोर्ड ने. एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अबाउट क्रिएटिविटी. ठीक है, बट हमें नहीं पता कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम मेजर कैसे करें. ठीक है. देन गिल्डफोर्ड ने फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग. और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन. गिल्डफोर्ड टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. तो जो दो नाम आपको याद रखने हैं वो है ग्राहम वॉलिस और गिल्डफोर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिविटी. ठीक है. टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. ठीक है, किसने दिया था, किम, किम ने. इट इज बेस्ड ऑन गिल्डफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट. ठीक है. देन नो, ये तो हम नहीं पढ़ेंगे. मतलब इन अदर वीडियोस, मतलब जिसमें मैं रिवीजन नहीं करवा रही हूँ उसमें आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन. बट फिलहाल दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन, तो नॉट नाउ. ओके. ठीक है, क्रिएटिविटी भी डन हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके. What are the methods of problem solving? Critical thinking, intuition, brainstorming, collective intelligence. और या इनसाइट लर्निंग कोलर ने दी थी. क्रिएटिविटी इन स्टेजेस ग्राहम वॉलिस ने. प्रिपरेशन, focused attention, build your knowledge base. Incubation, let go and absorb. Illumination, insight, the aha moment. And verification, craft a message and make it real. Heuristics, mental shortcuts used to simplify problems and avoid cognitive overload. Availability heuristic क्या होता है, tendency to estimate likelihood or importance of something based on how easily we can think of an example. ठीक है. I saw a plane crash on the news. Flying is dangerous. I'll never do it again. ठीक है, तो ये हो गया अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक. ऑल्दो लाइक इतने प्लेन होते हैं, दिन में कितने प्लेन्स उड़ते होंगे, बट हमने सिर्फ उस पर नोटिस किया क्योंकि वो न्यूज में उस वक्त आ रहा था, तो हमारे दिमाग में वो चलने लग गया. देन रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, इसमें क्या होता है,
Tamao lives in Japan. He loves horror movies, performing arts, yoga. He has tattoos on several parts of his body. His friends all know that he sometimes acts too aggressively. What do you think his occupation is likely to be? ठीक है तो आप लोग क्या गेस करोगे? ट्रेपीज आर्टिस्ट, राइट? क्योंकि हॉरर मूवी पसंद है, परफॉर्मिंग आर्ट्स पसंद है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, मतलब टेंडेंसी टू एस्टिमेट लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन हाउ सिमिलर इट इज टू एग्जिस्टिंग मेंटल कैटेगरीज। हमारे दिमाग में यही इमेज बनी होती है ना आर्टिस्ट लोगों की। देन एंकरिंग बायस, इसमें क्या होता है? टेंडेंसी टू सेट एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन परसीव्ड एवरेज मींस एंकर एंड रेट ऑप्शंस अबव एंड बिलो दैट एवरेज अकॉर्डिंगली, एडजस्टमेंट, ठीक है? So anchoring bias occurs when individuals rely too heavily on initial piece of information when making decision, and the initial information sets a reference point for subsequent judgments and decisions. Even when faced with newer information, individuals might still give disproportionate weight to the anchor. जैसे कि car pricing, a car dealer might first show a buyer a very expensive car. After seeing the high price, other slightly less expensive cars seem more reasonable. ठीक है। वर्किंग बैकवर्ड ह्यूरिस्टिक क्या होता है? इज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय वर्किंग फ्रॉम द गोल स्टेट बैकवर्ड फॉर टू द स्टार्ट स्टेट। ठीक है। लाइक वाटर लिलीज growing in a pond double in area every 24 hours. On first day of spring, only one lily pad is on the surface of the pond. 60 days later, entire pond is covered. On what day is the pond half covered? If you work backward with the fact the pond is completely covered on 60th day, you can solve this question. हम जैसे मैथ्स में करते थे स्कूल टाइम में। तो नेविल साइमन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ऑपरेटर्स, प्रॉब्लम स्पेस, मीन्स एंड एनालिसिस, सब गोल्स। इनिशियल स्टेट क्या है? कि प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में क्या कंडीशंस है। गोल स्टेट, सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का। इंटरमीडिएट स्टेज, कंडीशन आफ्टर ईच स्टेप इज मेड टुवर्ड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। Operators, action that take the problem from one state to another. These are usually governed by rules. Problem space, all possible states that could occur when solving a problem. A way of solving mean an analysis, a way of solving a problem in which goal is to reduce difference between initial and goal state. Sub goals, small goals that create intermediate states that are closer to the goal. Occasionally, a sub goal may appear to increase the distance to the goal state, but in the long run can result in the shortest path to the goal. ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है यूजिंग टावर ऑफ हनोई। ठीक है। इनिशियल स्टेट देखो और गोल स्टेट देखो, ठीक है? तो टावर ऑफ हनोई, इसमें देखो डिटेल में दिख रहा है ना, ये इनिशियल स्टेट है, ये गोल स्टेट है। रूल वन क्या है? मूव वन डिस्क एट अ टाइम फ्रॉम वन पेग टू अनदर, कैन मूव डिस्क ओनली व्हेन नो डिस्क आर ऑन इट। ठीक है। तो लार्जर डिस्क कैन नॉट बी पुट ऑन स्मॉलर डिस्क। ये रूल, ये तीन रूल है, ठीक है? फिर कैसे करना है? तो आप ये सब देखो। तो ये हो गया। ये अप्रोच किसने दिया था? नेविल साइमन ने। तो इनिशियल स्टेट में क्या है? ऑल थ्री डिस्क जो है वो लेफ्ट पैक पे। गोल स्टेट क्या है? राइट पैक पे तीनों डिस्क लानी है। इंटरमीडिएट स्टेट क्या है? कि मूव करने के बाद स्मॉल डिस्क को राइट साइड पे दो डिस्क डिस्क जो है वो लेफ्ट पैक पे रहेंगी, और जो स्मॉल वन है वो राइट पे रहेगी, ठीक है? रूल क्या है? ऑपरेटर्स, मतलब जो रूल्स हैं, तो लार्जर डिस्क को हम स्मॉल पे प्लेस नहीं कर सकते। ओके, एंड देन यस, तो यही सब है, बाकी तो आई कैन नॉट रियली एक्सप्लेन थ्रू द डायग्राम। तो यही सब है, ठीक है? देन व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? फंक्शनल फिक्सेडनेस, मेंटल सेट, कंफर्मेशन बायस, assumption, misleading information। फंक्शनल फिक्सेडनेस क्या होती है? It refers to rigidity in problem solving characterized by a tendency to think of things only in terms of their usual functions। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
Yes, so functional fixedness refers to rigidity in problem solving characterized by a tendency to think of things only in terms of their usual function. लाइक हम यूज टू होता है कि चीजों को एक पर्टिकुलर तरीके से यूज करने के लिए, जैसे कि हैमर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। या फिर एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, what would you do if you cannot find a hammer? If you spend a lot of time searching for it in your toolbox on a shelf in garage, you might have a bad case of functional fixedness. Perhaps you could use the brick, you know, uh, uh, मतलब ब्रिक को यूज किया जा सकता है हैमर के लिए। हैमर को हम क्यों यूज करते हैं? नेल्स को वॉल में पिन करने के लिए, राइट? तो उसके लिए हम ईंट को भी यूज कर सकते हैं, ब्रिक को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन mental set, tendency to approach a problem with the same mindset that has worked in the past. Like Mr. Gilling so often uses threats to get his children to do chores. He fails to recognize that rewards would be more effective. Okay, then what are the kinds of fixation? Mental set or functional fixedness. Confirmation bias क्या होता है? Where people have a tendency to search out, uh, interpret, or even recall information in a way that reinforces pre-existing beliefs. ठीक है। Quite nail, weight hammer, no. Maslow's hammer, the over-reliance on a particular tool simply because that tool is either more immediately available or because it's more familiar. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a need. ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है, राइट? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कुछ चीजें थी। मेन इसमें क्रिएटिविटी और ह्यूरिस्टिक्स का ही पूछा जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटेलिजेंस। नाउ अभी जो चीजें हैं दैट विल टेक टाइम आई गेस। बस हंगर और थर्स्ट वाला आई गेस जल्दी हो जाएगा, बट बाकी सब में थोड़ा टाइम लगेगा। सो प्लीज बी पेशेंट। इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, प्लीज पॉज द वीडियो, टेक अ ब्रेक, कम बैक, क्योंकि इसमें अब टाइम लगेगा। ओके। तो इंटेलिजेंस डेफिनेशन अगेन मैं अभी तो फोकस नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो हम सीधा थ्योरीज पे आ जाएंगे। फिर सो लेट्स कंटिन्यू विद थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। यूनिफैक्टर थ्योरी बाय ऑल्बर्ट बिने। ओके, सो हम पहले ये देखते हैं यूनी और सिंगल फैक्टर थ्योरी जो कि ऑल्फ्रेड विने ने दी थी। So he is known for developing first intelligence test and concept of mental age. The theory emphasizes that we all have a general factor of intelligence to apply in all tasks. ठीक है। The supporters of theory considered intelligence as a faculty that affects all mental activities. According to this theory, if a person is proficient in one area, he should be proficient in other areas as well. ठीक है। तो इन्होंने जो था वो कंसेप्ट दिया था मेंटल एज का। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने दिया था, बट इन्होंने इंटेलिजेंस को एक सिंगल फैक्टर की तरह अज्यूम किया था। ठीक है कि मतलब अगर कोई इंसान एक चीज में अच्छा है तो वो सब में ही अच्छा होगा। ठीक है। देन टू फैक्टर थ्योरी आई जो कि चार्ल्स स्पियरमैन ने दी। ठीक है। तो ये इसने सजेस्ट किया कि इंटेलिजेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर को जी से डिनोट करना था, एस स्पेसिफिक को एस से। ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस क्या हो गया? ये कोर फैक्टर था स्पीयरमैन थ्योरी में। ये बेसिकली इंसान की ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी को बताता है, और इंटेलिजेंस दैट इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस ऑन ऑल मेंटल टास्क। ठीक है। तो ये बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन वेरिएंस ऑब्जर्व्ड इन डाइवर्स कॉग्निटिव टास्क। ये ब्रॉड होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर डोमेन या स्किल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी टू रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडैप्ट टू वेरियस कॉग्निटिव चैलेंजेस। ठीक है। देन स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? दीज आर यूनिक टू पर्टिकुलर टास्क और डोमेन्स ऑफ नॉलेज. These factors account for the variability in performance on specific cognitive tasks that are not related to G.
Each specific factor is domain specific and represent the particular skills or knowledge required for a specific task. For example, mathematical knowledge may be distinct from verbal reasoning. Specific factors are responsible for the unique characteristics and requirements or of individual tasks. They capture the variations in performance that are not explained by G. ठीक है तो इसको हम हायरार्कियल मॉडल भी बोलते हैं. सबसे ऊपर जनरल इंटेलिजेंस, फिर स्पेसिफिक फैक्टर्स आते हैं. ठीक है. देन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये लुई थर्नस्टोन ने दिया था. ठीक है. शी इज नोन फॉर हर वर्क इन साइकोमेट्रिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. He believed that intelligence was a complex construct that could not be reduced to a single all-encompassing factor. ठीक है. Thurston's theory was developed in response to Charles Spearman's G theory, which suggested that single general intelligence factor explained the common variance among various cognitive tasks. तो थर्स्टोन ने प्रपोज किया इंटेलिजेंस की, जो इंटेलिजेंस होता है वो 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से बना हुआ होता है. जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड, इंडक्टिव रीजनिंग एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन. ठीक है. तो थर्स्टोन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी. थर्स्टोन से याद रखना 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. Then, when Vernon's hierarchical group factor theory of intelligence, इन्होंने कौन सी बुक दी थी? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज. इन्होंने क्या बोला था कि ये जो स्पीयरमैन का जनरल फैक्टर जी है, दिस इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेरिएंस इन इंटेलिजेंस. ठीक है. बिकॉज वर्नॉन थ्योरी अकाउंटेड फॉर जनरल फैक्टर एंड ग्रुप फैक्टर्स, इट वाज सीन एज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी एंड थर्स्टोन्स मल्टीपल फैक्टर थ्योरी. ठीक है. तो इन्होंने जी को ही डिवाइड कर दिया था बहुत सारे पार्ट में, वर्बल, एजुकेशन, प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, ये सब. ठीक है. देन आर्थर जेंसन हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. लेवल 1 में क्या है इनके अकॉर्डिंग, आर्थर जेंसन के हायरार्किकल मॉडल के अकॉर्डिंग? एसोसिएटिव लर्निंग. जेंसन के मॉडल में लेवल 1 refers to lower order cognitive processes associated with associative learning, focuses on simple and direct association between stimuli and responses. इसमें रोट लर्निंग और मेमोरी का रोल था. लेवल 2 है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. ठीक है. कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस रिप्रेजेंट हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं. इस लेवल पे इंडिविजुअल जो होता है वो केपेबल होता है ट्रांसफॉर्म करने के और मैनिपुलेट करने के इंफॉर्मेशन को टू प्रोड्यूस इफेक्टिव कॉग्निटिव आउटपुट. इसमें क्या क्या आ गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी. ठीक है. देन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो कि गिल्डफोर्ड ने दिया था. ओके. दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन फैक्टर एनालिसिस. ठीक है. He argued that intelligence consists of numerous intellectual abilities. He first proposed a model with 120, later on revised to 180 independently operating factors in intelligence. Uh, तो इसमें जो थी मेंटल एबिलिटीज को ऑर्गेनाइज किया गया था 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क में: कंटेंट, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट. This model is represented as a cube with each of the 3 dimensions occupying one side. Operations, कंटेंट और प्रोडक्ट. ऑपरेशंस क्या थे? ऑपरेशंस बेसिकली मेंटल एक्टिविटीज या प्रोसेसेस को बोला गया जो कि इंडिविजुअल यूज करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या डिसीजन बनाने के लिए. ठीक है. तो गिल्डफोर्ड ने आइडेंटिफाई किए सेवरल ऑपरेशन जैसे कि मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन. कंटेंट में क्या आ गया? इट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक मटेरियल या इंफॉर्मेशन अपॉन विच कॉग्निटिव ऑपरेशंस ऑपरेट. ठीक है. तो इट encompasses various domains of knowledge जैसे verbal, numerical, symbolic. Then products, yeah, these are basically outcomes or results of cognitive operations. ठीक है. तो ऑपरेशन डायमेंशन में हमने देखा क्या क्या है: रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, प्रोडक्शन, वैल्यूएशन, ये सब है. कंटेंट में क्या आ गया? विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर. ठीक है. देन क्या आ गया? प्रोडक्ट्स डायमेंशन में आ गई यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस. ठीक है. देन आ जाते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पे जो कि डी गार्डनर ने. ठीक है.
कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, फ्रेम्स ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस बहुत टाइप के होते हैं और हर एक इंटेलिजेंस एक अलग कॉग्निटिव एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। गार्डनर ने 7 तरीके के इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई किए: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। ठीक है, और लेटर उन्होंने क्या ऐड करा, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल। ठीक है। देन गार्डनर्स थ्योरी चैलेंज द नोशन ऑफ अ सिंगल यूनिटरी इंटेलिजेंस मेजर्ड बाय ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट। ठीक है। देन आया स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक डेफिनेशन दी थी इंटेलिजेंस की कि मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड पर्पसिव adaptation to selection and shaping of real world environments relevant to one's life. He agreed with the idea that intelligence was much broader than looking at it from a single point of view. ठीक है। He instead proposed what he referred to as successful intelligence, which focused on problem-solving abilities, analytical capacity to deal with new problems based on past experiences, creative, and the level of adaptability to changing environment. Componential intelligence. Componential intelligence में क्या आता है? This component involves the ability to analyze, evaluate, and critically think about information. It focuses on cognitive processes used to solve problems, make decisions and learn from experiences. और इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक थी? एक तो मेटाकॉग्निशन, ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, देन एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस आया। उसमें क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है। इट फोकसेस ऑन द एबिलिटी टू अप्रोच नॉवल सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स विद क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी। ठीक है। तो की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव इंसाइट, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। फिर ऐसे ही करके कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस आया। ठीक है। तो ये सारे आ, ये तीन ट्राइआर्किक जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये स्टर्नबर्ग की, इम्पोर्टेंट। ठीक है। एनालिटिकल जिसको हम कंपोनेंशियल बोलते हैं, क्रिएटिव जिसको एक्सपेरियंशियल बोलते हैं, और प्रैक्टिकल जिसको कंटेक्चुअल बोलते हैं। ठीक है। तो एनालिटिकल को कॉम्पोनेंशियल, एनालिटिकल को कंपोनेंशियल, ये ऐसे याद रखो कि कंपोनेंट्स होंगे किसी चीज के तभी तो एनालाइज करोगे ना। तो एनालिटिकल आया होगा कंपोनेंशियल। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। इनको मैच करने के लिए आया था कि कौन सा डोमेन फोकस करता है। क्रिएटिव में आ गया एक्सपेरियंशियल, और प्रैक्टिकल में आ गया कंटेक्चुअल। ठीक है। कंटेक्स्ट होगा तभी हम प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएंगे। ऐसी कुछ ना कुछ ट्रिक बना के आपको याद करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, एनालिटिकल कैपेसिटी टू डील विद न्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, दैट इज क्रिएटिव। क्रिएटिव हो गया एक्सपेरियंशियल, मतलब जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे है। और लेवल ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, दैट इज प्रैक्टिकल। ठीक है। कंपोनेंशियल इज एनालिटिकल। ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है? मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? इट बेसिकली अलाउज इंडिविजुअल टू मॉनिटर देयर थॉट प्रोसेस, प्लान स्ट्रैटेजी एंड इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्सपेरियंशियल में आया क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इसमें आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव इंसाइट, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। और कंटेक्सचुअल में क्या आता है? स्ट्रीट स्मार्ट, सोशल कॉम्पिटेंस, अडेप्टेबिलिटी और कॉमन सेंस। ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, राइट? देन पास्ट मॉडल बाय दास, नेग्लीरी एंड कर्बी। क्या फुल फॉर्म है इस, ये भी पूछा जा चुका है पास्ट ईयर पेपर्स में। क्या है पास्ट की फुल फॉर्म? प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव। इट इज अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क that offers a comprehensive understanding of human intelligence and cognitive processes. It basically breaks down cognitive functioning into 4 distinct processes. ठीक है। cognitive functioning को ये 4
प्रोसेसेस में डिवाइड करता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो क्या है? प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। ठीक है। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या होती है? इट टेक्स प्लेस व्हेन यू परसीव रिलेशंस अमंग वेरियस concepts एंड इंटीग्रेट them into मीनिंगफुल पैटर्न फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। देन सक्सेसिव में क्या होता है? टेक्स प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट द रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अदर। ठीक है। तो इनपुट पे अटेंशन डाला, देन ये बेसिकली आज सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। देन कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, बैटरी ऑफ टेस्ट, ये तो मैं नहीं पढ़ा रही। देन कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या थी? फ्लूइड इंटेलिजेंस refers to the ability for abstract and logical thinking and does not require any prior knowledge। ठीक है। देन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है? नॉलेज दैट वन गेन्स थ्रू लर्निंग। ठीक है। देन कैटल हॉर्न कैरल थ्योरी, ये क्या बोल रहे थे कि इन्होंने थ्री टायर हायरार्कियल मॉडल दिया कॉग्निटिव एबिलिटीज का। क्या क्या? स्ट्रेटम थ्री क्या था? जनरल इंटेलिजेंस। स्ट्रेटम टू ब्रॉड एबिलिटीज, जिसमें 8 ब्रॉड एबिलिटीज थी: फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जनरल मेमोरी, लर्निंग। ठीक है। देन स्ट्रेटम वन स्पेसिफिक लेवल था, स्पेसिफिक लेवल से ब्रॉड एबिलिटीज, ब्रॉड एबिलिटीज से जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो मेयर और सैलोवी ने 4 ब्रांच मॉडल दिया इमोशनल इंटेलिजेंस का। किसने? मेयर और सैलोवे ने। It this describes emotional intelligence as consisting of 4 interconnected branches or components। क्या क्या? इमोशंस परसीव करना, फैसिलिटेट करना थॉट को इमोशंस यूज करके, इमोशंस समझना और इमोशंस मैनेज करना। ठीक है। देन उनका एक टेस्ट आया। उसके बाद क्या है? मेजरिंग इंटेलिजेंस, बिने साइमन टेस्ट 1905 में दिया गया था। देन इंटेलिजेंस क्वेश्चन का वो क्या है? फॉर्मूला, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ये किसने दिया था? लुई टर्मेन ने। ठीक है। देन ये सारे टेस्ट हैं। ठीक है। ये तो हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट में पढ़ा था। तो वेस्लर टेस्ट, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। ये फिर इसके ये सब हमें अभी नहीं पढ़ना। हाँ, ये पढ़ लो, टर्मेन्स टर्माइट्स, ये क्या है? हाउ मच ऑफ अ चाइल्ड सक्सेस इज डाउन टू देयर आईक्यू, डू जीन्स डिक्टेट सक्सेस, एंड कैन यू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट which of the students are going to be successful? So Dr. Louis Terman was responsible for one of the largest ongoing longitudinal studies on gifted and talented students based at Stanford University in 1920s. He initially believed that person's IQ would determine their success. Their success both in school and subsequently in adult life were monitored. The children in his study often affectionately referred to themselves as termites. Dr. Terman believed that his termites would go on to be leaders of their generation due to their genius-like IQ scores. The data is updated roughly every 5 years. As a result, we know that more than ever how important IQ is and what other factors determine success in both स्कूल एंड इन लाइफ। मतलब IQ मैटर करता है। ठीक है। एज एक्सपेक्टेड, termite students went on to do very well at a school. What is most interesting about this study is the results of the follow-up studies on these students। तो 25 साल के बाद डॉक्टर टर्मिन ने स्टार्ट किया कंपेयर करना टाइप ऑफ करियर टर्माइट्स हैड टेकन अप। कुछ डॉक्टर थे, कुछ लॉयर, कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कुछ फाइलिंग क्लर्क, कुछ पुलिसमैन, फिशरमैन। सरप्राइज दैट
Dane Sturman famously commented, "We have seen that intellect and achievement are far from perfectly correlated." ठीक है, तो बेसिकली मतलब जो सक्सेस की डेफिनेशन है आपकी, इफ इट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, तो आई गेस दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज अचीवमेंट और इंटेलेक्ट दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है। 35 years after his initial study, Dr. Terman compared 100 most successful participants with those who were struggling at age 40 before to, okay, they found that जो एज थे, मतलब जो कि सबसे ज्यादा और सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स थे, उनका एक हायर आईक्यू था 10 सीज, but concluded that this was not very significant as the small differences between high IQ have little real life impact. One of the most important differences between two groups was their character traits. From a young age, C's showed a lack of determination uh, and persistence, whereas A showed greater willpower, perseverance, and desire to excel. ठीक है। तो termites, termites, you can study about that. तो ये था इंटेलिजेंस के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेवलपमेंट। इसमें मैं सिर्फ थ्योरीज पढ़ाऊंगी। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस होती है? जर्मिनल होती है, जर्माइनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल। ठीक है। जर्माइनल होती है विद द इट बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड्स आफ्टर अबाउट 2 वीक्स। एम्ब्रियोनिक होती है, ये 2 वीक से 2 महीने तक होती है, और फीटल 2 महीने से बर्थ तक होती है। ठीक है। देन ये कुछ रिफ्लेक्सेस है, मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है। रूटिंग, अगर बच्चे का हम गाल टच करते हैं तो वो सक करना स्टार्ट कर देता है, उस तरफ मुंह कर लेता है बेसिकली। देन ग्रिपिंग, मतलब बच्चे के हाथ में अगर आप अपनी उंगली पकड़ाओ तो फिर वो बंद कर लेता है, राइट? तो दैट्स ग्रिपिंग वाला रिफ्लेक्स। देन टो कर्लिंग, अगर आप बच्चे के पैर पे टच करोगे ऐसे करके तो फिर वो टो कर्ल कर लेगा। मोरो या स्टार्टलर, मतलब सडन नॉइज हुई, ठीक है, तो वो अपने हाथ पैर ऐसे फैला देगा। देन गैलेंट, स्ट्रोकिंग ऑफ इन्फेंट्स लोअर बैक नेक्स्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, इट लुक्स लाइक अ फेंसर व्हेन डूइंग सो। ठीक है। यूरी यूनी यूरी ब्रॉनपेन ब्रेयर का जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है वो क्या है? तो इट स्टार्ट्स विद माइक्रो सिस्टम, ठीक है, देन मीजो, देन एक्सो, देन मैक्रो, देन क्रोनो। ठीक है। माइक्रो में क्या क्या आ गया? फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स। ठीक है। मीजो में, मीजो इज बेसिकली, एक्सो में क्या आ गया? नेबरहुड वगैरह, गवर्नमेंट एजेंसीज, मास मीडिया, ये सब, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो मीजो सिस्टम में आएगा। देन मैक्रो में क्या आता है? एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ कल्चर, और क्रोनो में क्या आता है? एनवायरमेंटल चेंजेस दैट अकर ओवर लाइफ टाइम। ठीक है। मैं शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ तो मैं वो नहीं पढ़ाने वाली कि किस स्टेज में क्या हो रहा है। जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या 4 स्टेजेस दी थी पियाजे ने? सेंसरी मोटर जो बर्थ से 2 साल तक थी, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 साल, फॉर्मल ऑपरेशनल 12 साल के बाद। ठीक है। सेंसरी मोटर में क्या होता है? इसमें जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस और एक्शंस यूज करके वर्ड को अंडरस्टैंड करता है। प्री ऑपरेशनल में लैंग्वेज और मेंटल इमेजेस से समझा जाता है वर्ड को। कॉन्क्रीट में लॉजिकल थिंकिंग होती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल में हाइपोथेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग दोनों होती है। ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज, infants learn about world through their senses and through their actions. These include, during sensory motor stage, a range of cognitive abilities develop, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये स्टेज खत्म होते होते बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ में आ जाता है कि चीज एग्जिस्ट करती है, अगर वो नहीं भी दिख रही तो वो एग्जिस्ट करती है। सेल्फ रिकॉग्निशन, डेफर्ड इमिटेशन इन रिप्रेजेंटेशनल प्ले। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्ट्स क्या होता है? फर्स्ट सब स्टेज इज रिफ्लेक्स एक्ट्स, मतलब अभी हमने जो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़े थे ऊपर। देन प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है? दे विल रिपीट प्लेजरेबल एक्शन सेंटर्ड ऑन ओन बॉडीज, लाइक फिंगर्स विगल करना, या फिर किकिंग देयर लेग, या सकिंग देयर थंब। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है? ये 4 से 8 महीने के लिए होता है। अब बेबी वो जो
प्लेजरेबल एक्टिविटीज होती है उनको रिपीट करते हैं, ठीक है। देन कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीम्स, इसमें क्या होता है, मतलब instead of simply prolonging interesting events, babies now show signs of an ability to use their acquired knowledge to reach a goal. जैसे कि एक जो इन्फेंट है वो रैटल को सिर्फ शेक नहीं करेगा, बट विल रीच आउट एंड नॉक टू वन साइड एन ऑब्जेक्ट दैट स्टैंड्स इन वे ऑफ इट गेटिंग होल्ड ऑफ द रैटल, ठीक है। देन टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, these differ from secondary circular reaction in that they are intentional adaptations to specific situations. The infant who once explored an object by taking it apart now tries to put it back together. For example, it stacks the bricks it took out of its wooden truck back again, or it put back the nesting cups one inside the other. Then, symbolic thought. Babies can now form mental representation of objects. ठीक है। तो फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इन डेवलपमेंटल चेंजेस इन टॉडलर एंड यंग चिल्ड्रन एक्वायर एबिलिटी टू इंटरनली रिप्रेजेंट द वर्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजरी, ठीक है। Infants at this stage also demonstrate animism. This is the tendency for the child to think that non-living objects have life and feeling like persons एंड फीलिंग्स लाइक अ पर्सन, ठीक है। उनको बेसिकली ये लगता है, जैसे बच्चे को अगर चोट लग गई, वो गिर गया, तो पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना कि लो हमने जमीन को मार दिया है ना, हमने ग्राउंड को ही मार दिया, तो बच्चा चुप हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जमीन में भी फीलिंग्स हैं, उसमें भी लाइफ है। की फीचर्स क्या होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के, सेंट्रेशन, इट इज द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एट वन टाइम, ठीक है। देन ईगोसेंट्रिज्म, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख सकते सिचुएशन, ये मेन वाला है। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इनएबिलिटी टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट। Piaget's three mountain task, a pre-operational child is unable to describe mountains from doll's point of view, an indication of egocentrism, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल्दो थिंग्स में चेंज इन अपीयरेंस सर्टेन प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, ठीक है। इसमें वो एग्जाम्पल था ना कि अगर आप प्री ऑपरेशनल में बोलोगे बच्चे को, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर आपने एक छोटे मग में और एक बड़े मग में डाली, तो जो बड़े मग में डालेंगे तो वो बोलेगा कि इसमें कम है, ठीक है, और तो बस वो मग बड़ा है, बट उसको लग रहा है कि वो कम है। बट अगर वो कंक्रीट ऑपरेशनल में है, तो वो बता देगा कि अब जार के साइज में डिफरेंस है इसलिए उसमें कम लग रहा है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन कर पाते हैं इस स्टेज पे, सीरिएशन कर पाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, इसमें तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप हो जाता है, स्कीमास बनने लगते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन क्या होती है, मतलब बेसिकली अडेप्टेशन के प्रोसेस में तीन चीजें हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमास, ठीक है। Accommodation क्या होता है, revising existing cognitive schemas, perceptions and understanding so that new information can be incorporated. For example, a child may have a schema for birds कि feathers होते हैं उनके, flying वो उड़ सकते हैं, उसके बाद वो plane देखते हैं जो उड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड के स्कीमा में आता है, तो उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, Piaget believed that all human thought seeks order and is uncomfortable with contradictions and inconsistencies in knowledge structure. In other words, we seek equilibrium in our cognitive structures, ठीक है। तो equilibrium occurs when a child schemas can deal with most new information through assimilation. Then, sorry, I just have water. Vygotsky's
सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने स्ट्रेस किया फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, as he believed strongly that community plays a central role in the process of making meaning। ठीक है। देन क्या आया, Vygotsky claimed that infants are born with the basic abilities for intellectual development called elementary mental functions। और elementary mental functions क्या क्या थे? attention, sensation, perception, memory। more knowledgeable other, मतलब बेसिकली आई गेस टर्म से ही समझ में आ गया, someone who has better understanding or a higher ability level than the learner। देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? जो मोर नॉलेजेबल अदर है, इट इज इंटीग्रली रिलेटेड टू सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दिस इज एन important concept that relates difference between what a child can independently and what a child can achieve with what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner। Vygotsky sees zone of proximal development as the area where most sensitive instruction of guidance should be given, allowing the child to develop skills they will learn, then use on their own, developing higher mental functions। ठीक है। then um, Vygotsky language। तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज के बीच में। सोशल स्पीच विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स, प्राइवेट स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू सेल्फ एंड सर्व एज इंटेलेक्चुअल फंक्शन, एंड फाइनली प्राइवेट स्पीच goes underground, diminishing in audibility as it takes on a self-regulating function and is transformed into silent inner speech। ठीक है। then Vygotsky's approach to child development is a form of social constructivism based on the idea that cognitive functions are the products of social interactions। ठीक है। देन फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस तो मैं नहीं बताने वाली, मैं बस बता देती हूँ। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल स्टेज होती है, ये हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं। और मुझे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। एरिक्सन का भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, बट लेट्स रिवाइज। ठीक है। 8 स्टेजेस होती हैं। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस, यंग एडल्ट, मिडल एडल्टहुड, मैच्योरिटी। इन्फेंसी में बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यंग एडल्ट में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मिडिल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और मेच्योरिटी में ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डेस्पेयर। ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डेस्पेयर। ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो? इसका ट्रिक क्या था? हाउ कोको फूल काओ। ठीक है। वो सारे हमें इग्नोर करना है, बाकी जो भी है वो याद रखना है। हाउ पोको फूल पाओ। एच से होप, डब्ल्यू से विल, पी से पर्पस, सी से कॉम्पिटेंस, एफ से फिडालिटी, एल से लव, सी से केयर, डब्ल्यू से विजडम। ठीक है। ये एसोसिएटेड वर्च्यू है। ठीक है। देन कोलबर्ग का थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो हाइंस डिलेमा इन्होंने ही दिया था। आई थिंक इट्स अ वेरी फेमस फिनोमिना, और इट्स जस्ट टॉक्ड अबाउट अ लॉट, बट अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। बट या इन लेटर वीडियोस आई डेफिनेटली, बट अभी ये रिविजन के लिए है तो लेट्स जस्ट स्किप दैट पार्ट। ये याद रखते हैं कि इसके 3 लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल में दो दो स्टेजेस है। प्री कन्वेंशनल में पहले क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। और दूसरा क्या है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल में क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स।
ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल में ओबीडियंस और पनिशमेंट में क्या होता है कि पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए हम कुछ काम करते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज में क्या होता है, राइट बिहेवियर्स आर दोज दैट आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ वन सेल्फ, टिट फॉर टैट टैट मेंटालिटी होती है इस जगह। ठीक है। कन्वेंशनल में क्या, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए कि हमें वो टैग चाहिए गुड बॉय गुड बॉय गुड गर्ल का, तो हम करते हैं चीजें। अथॉरिटी और सोशल ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को सबसे हाईएस्ट आइडियल माना जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया कि यहाँ पे वो समझा जाता है कि इंडिविजुअल की बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के हिसाब से किया जाता है। ठीक है। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये तो इंटरनल मोरल प्रिंसिपल होता है, इंडिविजुअल बिगिंस टू ओबे दीज अबव द लॉ। ठीक है। देन आ जाते हैं हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। तो इसमें हार्लो ने जो मंकीज के साथ काम किया था, वायर मदर एक्सपेरिमेंट। ठीक है। Human babies also form an attachment with their parents or caregivers who consistently provided love and affection. इस स्टडी से यही फाइंड आउट किया गया था। Then Bowlby's attachment theory. This is important. Okay, a child has an innate, that is inborn need to attach to one main attachment figure. इसको क्या बोलता है, मोनोट्रॉपी। It suggests that there is one relationship which is more important than all the rest. So Bowlby suggests that there is critical period for developing attachment, which is 2.5 years. अगर इतने में अटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ तो वो शायद होगा ही नहीं। तो Bowlby later proposed a sensitive period of up to 5 years, बाद में उसने ये 5 साल बोल दिया। Bowlby's maternal deprivation hypothesis suggests that continual disruption of attachment between infant and primary caregiver could result in long-term cognitive, social and emotional difficulties for that infant। ठीक है। स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट क्या क्या है, प्री अटैचमेंट 4 to 6 weeks, इन देन indiscriminate 6 weeks to 7 months, infant begins to show preference for primary and secondary caregiver. Discriminate 7+ months, infant shows a strong attachment to one specific caregiver or multiple 10+ months growing bonds with other caregivers। ठीक है। तो बॉल्बी ने 4 तरीके के अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाई किए थे, कौन कौन से, सिक्योर, एंशियस, एम्बिवेलेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड और अवॉइडेंट। सिक्योर में क्या होता है, वार्म लविंग बॉन्ड बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है। एंशियस एम्बिवेलेंट में क्या होता है, they tend to distrust caregivers. It means that their environment is explored with trepidation rather than excitement. They constantly seek approval from their caregiver and continuously observe their surroundings for fear of being abandoned। ठीक है। Then avoidant में क्या होता है, they learn to accept that their emotional needs are likely to remain unmet and continue to grow up feeling unloved and insignificant। Disorganized में क्या होता है, is a combination of avoidant and anxious attachment, and children that fit into this group often display intense anger and rage. They may break toys and behave in other volatile ways. They also have difficult relationships with caregivers। ठीक है। Then Mary Ainsworth was famous for her work using strange situation. This is an observational technique that places an infant in different situations in order to research the quality of attachment to their caregiver। ये बाकी रिवीजन है। ठीक है। देख लेना आप लोग खुद। सो डेवलपमेंट के लिए मैं फिलहाल इतना ही पढ़ा रही हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थ्योरीज ऑफ इमोशंस। ठीक है। तो ये तो मैं नहीं बता रही ये सब। So yeah, Ekman theorized that some basic human emotions are innate and shared by everyone, जैसे happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust, and content। Plutchik, in Robert Plutchik model of emotions, primary emotions are most basic and fundamental emotional states, while secondary emotions are complex emotional experiences that result from combination or blending of primary emotions। Uh,
उन्होंने 8 बेसिक इमोशन दिए: एंगर, फियर, एंटीसिपेशन, सरप्राइज, जॉय, सैडनेस, ट्रस्ट, डिसगस्ट। ठीक है। देन डिफरेंस क्या है? एकमैन के एकमैन वाली थ्योरी 1960s में आई, प्लटचिक वाली 1980s में आई। एकमैन ने 6 दिए, प्लटचिक ने 8 दिए। ठीक है। देन ये आप खुद पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये। कॉमन सेंस थ्योरी इज स्टिमुलस लीड्स टू एन इमोशन व्हिच लीड्स टू अ बॉडीली अराउजल। ठीक है। कॉमन सेंस: आई ट्रेम्बल बिकॉज आई फील अफ्रेड। स्टिमुलस: कॉन्शियस फीलिंग व्हिच इज फियर, जो कि ऑटोनॉमिक अराउजल दे रही है। ठीक है। तो कॉमन सेंस थ्योरी, जिसको हम फोक साइकोलॉजी थ्योरी बोलते हैं इमोशंस की। ठीक है। तो यूजुअली इमोशंस यही समझे जाते थे, मतलब कॉमन सेंस की तरह ही लिए जाते थे। जेम्स लैंग थ्योरी ने क्या बोला? फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लीड्स टू लेबलिंग ऑफ इमोशंस। जब हम फिजियोलॉजिकली कुछ पर्टिकुलर वे में फील करते हैं, तभी हम एक इमोशन को लेबल करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले इवेंट हुआ, से अराउजल हुआ। अराउजल का जब हमने इंटरप्रिटेशन किया, मतलब अराउजल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, इवेंट हुआ, उससे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन कुछ हुआ, उसको हमने इंटरप्रेट किया और उसके बाद हमने उसको लेबल किया और उसके बाद वो इमोशन एक्सपीरियंस हुआ। तो ये बेसिकली क्या है, हमने सांप देखा तो हम पहले कांपने लगे। ठीक है। उसके बाद हमने इंटरप्रेट किया कि ये डेंजरस है, उसके बाद हमें डर लगने लगा। ठीक है। कैनॉन और बार्ड ने बोला कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और इमोशन साथ में आता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि सांप को देखते ही तुम कांपने भी लगोगे और तुम्हें डर भी लगेगा। सैचर और सिंगर थ्योरी ने क्या कहा कि पहले इवेंट होता है, मतलब इवेंट हुआ, उससे तुम फिजियोलॉजिकली अराउज हुए, मतलब जो भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन था, तुमने रीजनिंग दी उसको लेके। ठीक है। उसके बाद इमोशन हुआ, मतलब उसको एक कॉग्निटिव लेबल दे दिया। अ, मतलब दो चीजें ये बोल रहे हैं कि इमोशन होने से पहले दो चीजें होती हैं: फिजिकल अराउजल, लेबलिंग ऑफ अराउजल। ठीक है। अ, और इन्होंने बोला था कि ये चीजें साथ में होती हैं, फिजिकल अराउजल और लेबलिंग ऑफ अराउजल। ठीक है। फेशियल फीडबैक थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे वैसे ही हमारा इमोशन हो जाएगा। ठीक है। तो लेजारस कॉग्निटिव मेडिटेशनल थ्योरी क्या है? Theory of emotion in which a stimulus must be interpreted or appraised by a person in order to result in physical response and emotional reaction। ठीक है। तो ये आ गया। देन यही सब है। ठीक है। तो लेजारस लेजारस में और भी चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल, मतलब बेसिकली एक सिचुएशन को एनालाइज करना। ठीक है। तो ये आ गया इमोशंस, थ्योरीज ऑफ इमोशन में। देन हंगर और थर्स्ट की अगर हम बात करें, हंगर इज बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजी ऑफ हंगर, ये हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं बताती हूँ हमें क्या पढ़ना है। हाँ, एक तो हमें पढ़ना है कि वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, सॉरी हाँ यहाँ से, लेटरल हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है, ये टर्न ऑन करता है भूख वाला पार्ट। ठीक है, कि भूख लगी है, turning on eating part of your brain. So it stimulate lateral hypothalamus and even a well-fed animal will begin to eat. ठीक है। तो जिनको लेटरल हाइपोथैलेमस में अगर लेजन हो जाए, उनका क्या होता है, उनको फूड में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में क्या होता है, दिस इज टर्निंग ऑफ ईटिंग स्विच। ठीक है। मतलब तुम खाना ही बंद कर दोगे, और अगर इसमें लेजन हो गया तो यू विल ऑलवेज फील लाइक ईटिंग। ठीक है। देन lateral hypothalamus elicits hunger and ventromedial hypothalamus depresses hunger. सेट पॉइंट थ्योरी क्या होती है? वी आर मेंट टू बी इन अ सर्टेन वेट रेंज फॉर आवर बॉडी और बॉडी टाइप।
When we fall below ideal weight for our set point, our body will increase hunger and decrease energy expenditure. ठीक है. Then leptin क्या होता है? It is produced by bloated fat cells which send out a stop eating message. लेप्टिन स्टॉप ईटिंग मैसेज भेजता है. ये इम्पोर्टेंट है एपेटाइट हॉर्मोन्स. इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज, इट कंट्रोल्स ब्लड ग्लूकोज. लेप्टिन फैट सेल से सिक्रीट होता है एंड इट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड डिक्रीजेस हंगर. Orexin is hunger triggering hormone secreted by hypothalamus. Uh, Ghrelin, hormone secreted by empty stomach, sends I am hungry signals to the brain. And DYY, digestive tract hormone, sends I am not hungry signals to the brain. ठीक है. ओके. यही इम्पोर्टेंट था मेन तो. हम्म, यही इम्पोर्टेंट था. बाकी आप एक बार खुद रीड कर लेना. मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया. सो या दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. ये फर्स्ट पार्ट है रिविजन का. होपफुली मैं सेकंड और थर्ड पार्ट भी बनाऊंगी. मोस्ट प्रोबेबली शायद एक ही बनाऊंगी. बट या वट एवर इट इज, यू कैन चेक. मैं लास्ट वीडियो 7 बजे तक भी अपलोड कर सकती हूँ शाम में. And yes, very much like, wishing you all the best and everything. And please do revise properly. अगर revision ढंग से हो गया तो you will be able to crack it. And I hope आप लोगों का exam अच्छा जाए. I hope this you found this video helpful as well. If you did, please do like the video and please do subscribe to my channel. Thank you so much.